हेलो एवरीवन, मैं रीवा बुंद्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तकोमिक्स पर। और जैसा कि आपको पता है, आपने इंडियन इको के चैप्टर 1 एंड 2 आई गेस आपने पढ़ लिया होगा। वो अगर आपने नहीं पढ़ा तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो अपना आता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन से पूरा डील करेगा। So one day Priya and her Dadaji were enjoying pakode in rainy season. In between that a question comes in Priya mind. पकौड़े खा रहे। अब एक सवाल आया, छोटी बच्ची। दादाजी, जैसा कि आपने पहले बताया था कि जब इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस हुए हमारी कंट्री में रैपिड ग्रोथ हुई। 4 अपन ने पढ़े थे, वही चीज है, ग्रोथ था उसमें से। तो हाँ बेटा, वो तो है ही। तो प्रिया पूछती है, तो मेरा सवाल ये है कि सिर्फ ग्रोथ ही हुआ है या कोई प्रॉब्लम नहीं है? ग्रोथ ही हुआ है या कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें? बेटा ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कतें कहाँ नहीं होती, यहाँ भी कई मुश्किलें आई। अब बात करते हैं। इंडिया फॉलोड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। सबको पता है इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करी थी, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी रोल प्ले कर रहे थे और पब्लिक सेक्टर भी रोल कर रहे थे। ठीक है, जहाँ पे कैपिटलिस्टिक और अपना सोशलिस्ट का क्या था, एकदम मिक्सचर था। Some scholars argue that over the years this policy resulted in establishment of various rules and regulations which were aiming at controlling and regulating the economy instead in happening the process of growth and development. लेकिन सबने सोचा था इससे ग्रोथ होगा, लेकिन इससे ग्रोथ नहीं हुआ, बल्कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या हो गया, बहुत ज़्यादा रुक गया। सो इन 1991 गवर्नमेंट के पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा कि वो डेब्ट भी चुका सके। गवर्नमेंट के पास इतना भी पैसा नहीं था। सो इसलिए क्या जरूरत आ गई, नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। पहला रीजन क्यों नीड थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। कंट्री जो है इंपोर्ट तो कर रही थी बहुत ज़्यादा और एक्सपोर्ट कर रही थी बहुत कम। तो एक्सपोर्ट तो डाउन थे और इंक्रीमेंट किसका था यहाँ पे, इम्पोर्ट का। तो ऐसा होता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आ जाता है, डेफिसिट आ जाता है। तो गवर्नमेंट के पास क्या थी, एक्सटर्नल डेब्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो अब प्रिया पूछती है, तो क्या ये क्राइसिस एकदम से आ गए थे दादाजी, एकदम से चीज़ हुई? तो दादाजी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। क्राइसिस के ट्रेसेस 1980 से ही स्टार्ट हो गए थे। अब जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा होगा तो बजटरी डेफिसिट तो होगा ही। ठीक है, तो क्राइसिस ये नहीं है, एकदम से कुछ नहीं होता, सिम्टम्स धीरे धीरे आते हैं। सो नेक्स्ट अपना बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट में क्या था, तो फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस पॉलिसीज द गवर्नमेंट जनरेट फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। भाई टैक्स लेती है तो अपन फाइन पेनल्टीज ये सब पे करते हैं, कोई लाइसेंस के लिए पेमेंट करते हैं, सब कहाँ पे किसको जाता है, गवर्नमेंट के पास। सो व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम द गवर्नमेंट बोरोस। भाई एक्सपेंडिचर जाते तो गवर्नमेंट कहाँ से लेगी, बैंक से लेगी, और या फिर पीपल जो कि बाहर के फाइनेंशियल इंटरनेशनल एजेंसी हो। तो व्हेन वी इंपोर्ट गुड्स लाइक पेट्रोलियम, जब अपन बाहर से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो अपन उसी करेंसी में पे करते हैं। ठीक है, जो अपने पास पैसे एक्सपोर्ट में आए हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो अपने पास जितना भी आ रहा था ना, वो तो क्या था, बहुत कम था, और जा रहा था वो क्या था, बहुत ज़्यादा था। ऊपर से सबको लगा था कि पब्लिक सेक्टर काम अच्छा करेगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर ने सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। सबको लग रहा था गवर्नमेंट है, अच्छा काम करेगी, कोशिश करी गवर्नमेंट ने, लेकिन फेल। सो नेक्स्ट अ फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर वर ऑल्सो नॉट वेरी हाई इन मीटिंग द ग्रोइंग एक्सपेंडिचर। देखो अब क्यों आई नहीं थी यार, देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर का काम क्या है, पब्लिक की भलाई। अब जब आप पब्लिक की भलाई के लिए गवर्नमेंट कुछ काम कर रही हो, ऑब्वियसली उनको पैसों के चार्जेस क्या करने पड़ेंगे, बहुत कम रखने पड़ेंगे। और अगर चार्जेस कम है तो ये तो इनफैक्ट वो प्रॉफिट तो कमाएंगी नहीं। अब प्रॉफिट ही नहीं है तो उनकी इनकम कहाँ से आएगी? ठीक है, और सबसे बेकार था फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। हर चीज इंपोर्ट हो रही थी यार, इंडिया में इतनी कमी हो गई थी कि हर चीज क्या करनी पड़ रही थी, इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। तो नेक्स्ट अपने आगे फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगेन टू एक्सीड। अब ऑब्वियसली जब आप जितना ज्यादा इंपोर्ट करोगे आपका खर्चा भी क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। फिर अपना इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या है, प्राइसेस इंक्रीज हो रही है यार, लोगों के पास जब पैसे ही नहीं है तो अब गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं से तो एक्सपेंडिचर मीट करेगी ना लोगों के पास पैसे देने के लिए, ना गवर्नमेंट के पास पैसे उन पे खर्च करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने प्राइसेस और बढ़ा दी, इससे लोगों के दिमाग में और आ गया कि यार गए, डूब चुके। तो फिर क्या हुआ दादाजी, प्रिया ने पूछा, फिर क्या हुआ?
तो आईएमएफ ने इंडिया को $7 मिलियन का लोन दिया, लेकिन उनकी कंडीशन थी कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर पर रिस्ट्रिक्शंस हटा देगी एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी हटा देगी। तो आईएमएफ से उनको लोन मिला लेकिन कंडीशन के साथ, इट वॉज कंडीशनल लोन, ठीक है। सो इंडिया अप्रोच आईएमएफ, इंडियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आज वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, and IMF, Indian International Monetary Fund, and receive loan. For availing loans, these agency expects India to liberalize and open up the economy by removing restrictions. मतलब क्या लेके आए फिर इंडिया? LPG पॉलिसी। अब तो क्या इंडिया ने कंडीशन मानी? बच्ची है, सवाल तो होगा। तो बिल्कुल बेटा, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब यार कुछ भी पैसे नहीं है तो क्या करे, कंडीशन तो माननी पड़ेगी, वरना तो इंडिया डूब गया। तो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए इंडिया पॉलिसी लेकर आई एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें 2 टाइप्स के रिफॉर्म। सबसे पहले इंडिया एनईपी लेके आए। 2 टाइप के रिफॉर्म्स थे, एक तो अपना फेमस क्या था, एलपीजी, जो फेमस है, जो मैंने भी डिस्कस करा था कि एलपीजी, तो न्यू इकोनॉमिक में एक था अपना एलपीजी। अब इंडिया एग्रीड टू द कंडीशनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ अनाउंस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंसिस्टेड ऑफ वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स थे। The thrust of policy was towards creating more competitive environment. इसका मेन एम क्या था कि कंपटीशन इन्वायरमेंट बढ़े इंडिया में, ठीक है। अब जो पॉलिसी थी 2 ग्रुप्स में डिवाइड थी, एक तो थी स्टेबलाइजिंग और एक थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्टेबलाइजिंग थे अपने शॉर्ट टर्म, स्ट्रक्चरल थे अपने लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या था कि अपना कैसे भी करके बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो जाए, इन्फ्लेशन क्या हो जाए, अंडर कंट्रोल आ जाए। और लॉन्ग टर्म में क्या था, कैसे ना कैसे करके इकोनॉमी ग्रो करे, इंटरनेशनली भी ग्रो करे, अब्रॉड में भी इंडियन के प्रोडक्ट्स क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज आए, ठीक है। अब अगर फटाफट से समराइज करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इकोनॉमी में चेंजेस लेकर आते हैं। क्यों नीड थी? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट सही करना, पब्लिक सेक्टर काम नहीं कर रहा था, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, इंडिया के पास कुछ भी फॉरेन करेंसी नहीं थी, बजट डेफिसिट, कुछ समय समझ ही नहीं आ रहा था कि बजट कैसे चलाएं, इन्फ्लेशन, ऊपर से महंगाई ने आसमान छू लिया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए जो 2 ग्रुप्स में, स्टेबलाइजिंग और स्ट्रक्चरल। स्टेबलाइजिंग शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए और ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। बेसिकली अब तक जो इसमें से क्वेश्चंस आ चुके हैं वो ये 3 क्वेश्चंस कवर हुए हैं, इसके आंसर्स भी आपको यहाँ पे गिवन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा दादाजी, बेचारी छोटी सी प्रिया। अरे तानी पार्टनर, डोंट फियर व्हेन राज इज हियर। दादाजी भी थोड़े से फिल्मी हो रहे हैं। अब ये राज एंड तानी पार्टनर क्या है, प्रिया ने कहाँ देखी होगी, अच्छा कौन सी मूवी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तुम नहीं समझोगी प्रिया, कुछ कुछ होता है। खैर एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, कुछ कुछ होता है। दादाजी काफी रोमांटिक और फिल्मी रह चुके लगता है। अब ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, पिटाइवेटाइजेशन, तो वो बसने लगे, दैट इज लिबरलाइजेशन इन लिबरलाइजेशन। चलो एक एक करके समझते हैं। लिबरलाइजेशन के चलते 1991 में जो ट्रेड बैरियर्स थे वो रिमूव कर दिए गए थे। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इजी कर गया था, रिस्ट्रिक्शंस क्या हो गए थे, और भी ज्यादा कम कर दिए गए थे। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स और एक फ्री ट्रेड कर दो। अब इसके अंदर भी बहुत सारे रिफॉर्म्स है। सबसे पहले बताता हूँ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, इसमें प्राइवेट सेक्टर के तो मजे हो गए, बाकी बहुत इंडस्ट्रीज को फायदा मिला। अब इसके अंदर लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस था वो अब हर एंटरप्रेन्योर को पहले क्या करना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से कि यार हम चला लें, लेकिन कुछ में अब एकदम फ्री कर दिया था। प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं था, कई इंडस्ट्रीज में उनको भी अलाउ मिल गया था। गुड्स जो थे वो सिर्फ कुछ गुड्स रिजर्व कर दिए स्मॉल स्केल के लिए, जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का भी क्या हो, डेवलपमेंट हो। और प्राइस फिक्सेशन में जो भी कंट्रोल गवर्नमेंट का था वो धीरे धीरे रिमूव कर दिया। अब आते हैं फाइनेंस वाले सेक्टर। अब ये तो तुमको पता ही है कि इंडिया में आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। सो इस रिफॉर्म का मकसद था कि आरबीआई का रोल रिड्यूस हो जाए फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, मतलब आरबीआई ज्यादा से ज्यादा दे बजाय उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब फाइनेंस सेक्टर के लिए बल्ले बल्ले। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए अपने, जैसे कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये फाइनेंशियल सेक्टर आरबीआई रेगुलेट करता था, ठीक है। अब वन ऑफ द मेजर एम टू रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू, मतलब हर चीज यार आरबीआई से पूछनी पड़ती है,
ठीक है, लेकिन इसको कम करना बहुत जरूरी है, जिससे क्या एक स्मूथ फंक्शनिंग हो यार। एक मतलब एक स्केलर चेंज फॉलो हो रहा था इंडिया में बहुत ज्यादा, उसको तोड़ना था। अब बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म्स की। बेटा टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, पहले डायरेक्ट टैक्स की रेट्स बहुत हाई थी, जिसकी वजह थी कि लोग अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं करते। यार अब टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा तो इनकम क्यों डिस्क्लोज करेगा कोई भी जना। देखो यार बात इतनी सी है, पहले ना पैसा था, ऊपर से आप टैक्स भी ज्यादा ले रहे हो, लोग नहीं देंगे, लोग इतने अच्छे भी नहीं होते। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म्स। So tax reforms are concerned with reforms in government taxation and public expenditure which are collectively known as fiscal policy। जो भी अपनी फिजिकल पॉलिसी हो गई उसको चेंज करा। टैक्स दो टाइप के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आप पढ़ चुके होगे अब तक मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसमें जितना भी रेट क्या था बहुत ज्यादा हाई था, उसको क्या कर दिया था, कम कर दिया था। फिर आते हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। इसमें हमको फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को रिजॉल्व करना था, इसलिए इंडिया रुपी को डिवैल्यूएट कर दिया, रिजल्टेड इन इंक्रीज इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। रुपी की वैल्यू कम कर दी, जिससे फॉरेन के इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर आए, इंडिया में आए। तो फॉरेन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिफॉर्म एक्सटर्नल में अगर देखें तो फॉरेन एक्सचेंज वाला ही था। तो 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के लिए रुपी की वैल्यू डिवैल्यूट कर दी, इससे जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी उनका इन्फ्लो क्या हो गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिर आते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो बेटा पहले इंपोर्ट पर क्वांटिटेटिव एंड हाई टैरिफ रेट्स हुआ करते थे, बट इंडस्ट्री ग्रोथ स्लो हो गई थी इससे। ठीक है, तो इस रिफॉर्म्स का मेन एम था कि इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पर जितने भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है वो हटाएं, टैक्स रेट कम करें और लाइसेंस जो है वो रिमूव कराया जाए। तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, देखो इसका मेन एम क्या था कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटाओ, ज्यादा पैसे मत लो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे। यार ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे ही सब कुछ लेते जाओ, नहीं, वरना अपन को भी कहीं कभी ना कभी जाके देना ही पड़ेगा जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी करें। रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स, जो टैक्स रेट है उसको क्या कर दो, एकदम कम कर दो। नेक्स्ट आगे रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट, जो लाइसेंसिंग लेना पड़ता है इंपोर्ट्स को उसको भी क्या कर दो, एकदम कम कर दो। ठीक है, अच्छा दादाजी तो ये पिटाइवेटाइजेशन क्या होता है? अरे बेटा वो प्राइवेटाइजेशन होता है, इसका मतलब गवर्नमेंट अपनी कुछ ओनरशिप छोड़ दे और प्राइवेट सेक्टर को दे दे। अभी गवर्नमेंट दो तरीके से कर सकती है, या तो खुद ओनरशिप ले ले या फिर अपना पूरा प्राइवेट सेक्टर ही बेच दे, पब्लिक सेक्टर ही बेच दे, सॉरी। प्राइवेटाइजेशन इसका मतलब जितना मैनेजमेंट ओनरशिप है ज्यादा प्राइवेट के पास है, गवर्नमेंट के पास कम रहे। या तो गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप कुछ बेच दे, वही चीज तो अपन ने पढ़ा था प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑफ यूनिट्स टू द पब्लिक। ठीक है, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। और ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? हाँ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है पूरे वर्ल्ड को एक इकोनॉमी बना दो, जस्ट लाइक हम साथ साथ है। यार दादाजी फिल्मी तो है, ये तो समझ में आ गया अब तक तो इन डायलॉग से। Although globalization is generally understood by means of integration of economy of the country with the world economy, it is complex phenomena. It is outcome of set of various policy. तो ग्लोबलाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज आपको उसमें सारी इकोनॉमी को मर्ज करना, सबको साथ लेके आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर ऐसा हो गया है, ऐसे धीरे धीरे आज की जनरेशन, आज के टाइम देखा, अगर 1991 से अगर अपन आ जाए 2023 में, तो बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी अभी भी इट्स अ ड्रीम। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आउटसोर्सिंग, और ये आज बहुत ट्रेंड में है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है। और सबसे अच्छा काम है ग्लोबलाइजेशन में आउटसोर्स कर दो। देखो आउटसोर्सिंग में बेस्ट एग्जांपल समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका ऑफिस है, आपका सपोज काम है एजुकेशन सेक्टर, मतलब आप यहाँ पे क्लासेस लेते हो। अब अगर आपको एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है तो आप क्या करोगे, सफाई का काम खुद करना प्रेफर नहीं करोगे, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट आप इस पे नहीं करोगे, आप दूसरी एक्टिविटी पे करोगे। तो आपने क्या करा, एक सफाई वाले को रखा और उस एक एजेंसी जो आसपास चल रही है उसको दे दिया, यार तेरा काम है सफाई का, मेरा कोई डिपार्टमेंट नहीं। तो आपका देखो जगह, आपकी जगह भी सफाई हो रही है देखा जाए तो, लेकिन आपने ये काम क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया किसी और को जो इसमें क्या है, एक्सपर्ट है। ठीक है, तो इन आउटसोर्सिंग a company hires regular service from external sources mostly from other countries which was previously provided internally। पहले आप खुद करते थे, अब आपने बाहर से करवा लिया, लेकिन अब ये कंट्रीज के बीच चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी से लीगल एडवाइस ले रहे हो, ठीक है, या फिर कोई आईटी का सॉल्यूशन ले रहे हो, गॉट इट, ये अपना हो गया आउटसोर्सिंग।
समराइज करें तो लिबरलाइजेशन पढ़ा अपन ने, रिफॉर्म्स देखे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, इंडस्ट्री को सही करना और प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज करना, फाइनेंशियल में आरबीआई की पावर्स को कम करना जिससे काम शांति से हो। नेक्स्ट टैक्स रिफॉर्म्स में ये सबसे बढ़िया था कि टैक्स कम करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज में इसमें करेंसी की वैल्यू कम कर दी गई जिससे फॉरेन का जो इन्फ्लो है वो इंक्रीज हो गया। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में आए तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को अच्छा करने के लिए जिससे एक्सपोर्ट बढ़े। प्राइवेटाइजेशन, इसमें गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप दे देती है प्राइवेट वालों को दो तरीके से, या तो पूरी विड्रॉल कर लेगी, कुछ पार्ट हटाना, या तो कुछ पार्ट हटाएगी या फिर पूरा ही दे दो, पूरा ही दे देना। ग्लोबलाइजेशन हम साथ साथ हैं, ये सब नहीं है, ये हम साथ साथ हैं। आउटसोर्सिंग, जब काम बड़ा करो तो कुछ चीजें बाहर वालों को भी दे दो। वापस से अब तक जो क्वेश्चंस आ चुके हैं और ये हैं उसके आंसर्स, आप चाहो तो आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखो, दादाजी आपने शुरू में बताया था कि आईएमएफ ने फंड्स इंडिया को कंडीशन पर दिए थे, तो ये सब चेक कौन कर रहा था? ये सब WTO चेक करता है कि कंट्री मेंबर्स का जितना भी ट्रेड है वो कौन देखता है? अपना WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो आईएमएफ का काम फंड्स देना है, कंडीशन देना है, लेकिन कंडीशन को कोई चेक करने वाला भी होना चाहिए, तो उसके लिए WTO। तो WTO फाउंड हुआ था 1995 में, सॉरी 1948 में सबसे पहले गेट आया, फिर उसका जाके नाम 1995 में WTO कर दिया गया था। उसमें उस टाइम 23 कंट्रीज ही थी, आज मोर देन 100 कंट्रीज WTO से एसोसिएटेड है। इसका मेन एम क्या है? जितना भी ट्रेड है उसको फैसिलिटेट करना। WTO के एग्रीमेंट जब आप कर लेते हो, WTO से जब आप एग्रीमेंट आ जाते हो, तो आप जितना भी ट्रेड है या सर्विसेज है इंटरनेशनली जब आप कर रहे हो, तो वो कोशिश करते हैं कि आपके कंट्री से टैरिफ जितना भी टैक्स है वो रिमूव हो जाए, ट्रेड एकदम हासल फ्री हो जाए, ठीक है। कल पेपर में ये इंडिया रिफॉर्म्स की टेबल आई थी जिसमें इंडिया में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए वो बताया गया। ये पूरा रिफॉर्म्स है कि भाई एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इन सब में और सर्विसेज सेक्टर में क्या हुआ। तो इंडियन इकोनॉमी के रिफॉर्म्स, तो रिफॉर्म्स जो है अगर अपन गौर से इस टेबल को देखें तो 1991 का और अभी का डेटा कंपेयर करें तो रिफॉर्म्स में गिरावट आई है, ठीक है। पहले तो देखो धीरे धीरे, तो पहले गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, ठीक है। तो इसका मतलब जीडीपी क्या है, बहुत इम्बैलेंस है इंडिया में, इतनी क्या फिक्स नहीं है। ये तो अपना एग्रीकल्चर का हुआ। इंडस्ट्रीज में अगर अपन देखें तो पहले 7.1, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, ठीक है। हर सेक्टर में अपने अपने अकॉर्डिंग रिफॉर्म्स आए हैं। ये तो हुआ न्यूमेरिकल एनालिसिस। अगर अपन एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना बेनिफिट नहीं है, वो अपन ने देखा ही था। तो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स क्या आए थे, अपन ने पहले पढ़ा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया वीट का बढ़ाने के लिए, ठीक है, लेकिन उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों थे। दिस सेक्टर हैज एक्सपीरियंसेस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसी चेंजेस। इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी कम हुई, MSP जो है आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी कम हुआ, क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हो गए, ठीक है। Moreover, because of export-oriented policies, there has been a shift from production for domestic towards production for export. मतलब लोग है ना बाहर के लिए बनाना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट डोमेस्टिक की रिक्वायरमेंट को इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि बाहर बेच रहे तो ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा कमाओगे आप। ऊपर से इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी स्लो थी और जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। तो इंडस्ट्री की रिफॉर्म्स देखे तो ऑब्वियसली स्लो डाउन आया था। दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब देखो क्या है कि देखो जब इम्पोर्ट सस्ते हो गए तो लोगों को बाहर के प्रोडक्ट्स वापस अच्छे लगने लग गए, बाहर के प्रोडक्ट्स वापस चीप हो गए। जो प्राइस अपन को देखो, मैं बताऊँ एग्जांपल दूँ, लाइव एग्जांपल लेते हैं। एक आप जाओ नॉर्मल सरोजनी मार्केट से शॉपिंग करने, जो दिल्ली में है, हो सकता है आपको वही क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, लेकिन आप क्या सोचोगे, अगर वो सरोजनी मार्केट में वही अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट 1000 रुपये का मिल रहा है तो आप क्या सोचोगे, यार 1000 रुपये में तो ब्रांड से ही ले लेता हूँ, वही सस्ता है और ब्रांड का ब्रांड हो जाएगा। तो देखा जाए कपड़े की क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं है, ये आपकी मेंटालिटी में हो गया कि यार ब्रांड होगा तो वो अच्छा होगा, बल्कि आप कपड़ा क्वालिटी से पहनो ज़्यादा बेटर है। चीपर इम्पोर्ट्स उन्होंने रिप्लेस कर दिया डोमेस्टिक गुड्स को। बाहर के गुड्स सस्ते भी थे और अच्छे भी हैं, ठीक है। और अगर अपन फिजिकल रिफॉर्म्स की बात करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव प्लेस्ड लिमिट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर स्पेशली इन सोशल सेक्टर। तो अगर हम फिजिकल पॉलिसी के रिफॉर्म्स देखें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव प्लेस्ड लिमिट
लिमिट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर स्पेशली इन सोशल सेक्टर। टैक्स रिडक्शन जिसका एम था कि ज़्यादा रेवेन्यू है कि लोग ज़्यादा टैक्स दें, ऐसा नहीं हुआ, तब भी लोगों ने टैक्स कम ही दिया। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि इससे नेगेटिव इम्पैक्ट और पड़ा डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्सपेंडिचर में। और अगर अपन सब कुछ देखें तो एलपीजी अच्छा भी था और बुरा भी था। अब हर चीज़ 100% तो परफेक्ट नहीं हो सकती। हाँ दादा जी, तभी तो हमारी भी 100% मार्क्स नहीं आते एग्जाम में। सही खेल गई प्रिया यहाँ पे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो ऑब्वियसली जीडीपी ग्रोथ थोड़ी तो हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ा है, इससे एक कंपटीशन वाला आ गया था। फिजिकल डेफिसिट कम हुआ है, इन्फ्लेशन भी कम हुआ है एलपीजी की वजह से, बिकॉज डिमांड सप्लाई बहुत स्मूथ चलने लग गया था। डिक्लाइन इन पॉवर्टी भी कम हुई है, बिकॉज लोगों अब चीज़ें क्या थोड़ी सस्ती भी होने लग गई थी। नेगेटिव इम्पैक्ट ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, जब बाहर के आ रहे हैं तो यार इंडियन मेड प्रोडक्ट्स की कुछ में जिसमें डिमांड कम हुई है तो इंडस्ट्री शट डाउन भी हुई है। इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, देखो टैक्स पॉलिसी ऐसी है कि यार जो ज़्यादा अमीर है उससे ज़्यादा टैक्स लेते हैं, गरीब है उससे कम लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादा अमीर होता है ना उसको टैक्स छुपाना भी आता है। ठीक है, टैक्स प्लानिंग करनी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टैक्स प्लानिंग आनी चाहिए, तभी आप टैक्स अच्छे से पे कर पाते हैं और बेनिफिट ले पाते हैं। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। नेक्स्ट अगर अपन इसकी समरी की बात करें तो अपने पढ़ा WTO, ये वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट करता है। रिफॉर्म्स जो है एक तो अपने एग्रीकल्चर में आए, सब खराब था, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अगर इंडस्ट्री में देखें इनकी तो डेवलपमेंट रेट और भी कम हो गई थी, और फिजिकल में देखें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर सोशल रिफॉर्म्स पे ज़्यादा बढ़ गया था और इतना कोई फ़र्क नहीं आया। एलपीजी की पॉजिटिव साइड तो जीडीपी की रेट बढ़ी तो सरी पहले से, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ा, फिजिकल डेफिसिट कम हुआ, महंगाई भी कम हुई, इन सबसे पॉवर्टी भी डिक्रीज हुई। लेकिन अगर नेगेटिव साइड है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, टैक्स पॉलिसी जितनी अच्छी दिख रही थी उतनी अच्छी नहीं थी, ऊपर से एग्रीकल्चर सेक्टर फिर से इग्नोर करा गया। अब तक जो क्वेश्चंस इसमें आ चुके हैं वो ये रहे और इसके आंसर्स ये रहे। अब आते हैं सबसे अच्छे पार्ट पे, दैट इज आवर चैप्टर एट ग्लांस। चैप्टर एट ग्लांस में फटाफट रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा। पहले मैंने पढ़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म की नीड क्या है भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट सही करना, बजटरी डेफिसिट जो बिगड़ रहा था, पब्लिक सेक्टर फेल थे काम करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस थे, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसमें दो टाइप के मेजर्स आए, एक तो स्टेबलाइजेशन, एक स्ट्रक्चरल, एक आए थे शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस हुई अपनी एलपीजी। एलपीजी में क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अगर अपन बात करें प्राइवेटाइजेशन के तो दो तरीके से हैं, या तो गवर्नमेंट पूरा ही दे दे या थोड़ा सा पार्ट दे दे, कुछ अपने पास रख ले। फिर अगर अपन बात करें लिबरलाइजेशन के अंदर तो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर आए, फाइनेंशियल में आए, टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, इन सब में लाए गए। फिर अगर अपन देखें लास्ट में तो आपने पढ़ा था एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए। द ग्रोथ रेट इसमें कम थी, इंडस्ट्री के अंदर भी ग्रोथ रेट स्लो डाउन ही था, और फिजिकल में भी जितना लग रहा था अच्छा होगा टैक्स कम करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अपन देखें अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी तो इसमें ये आता है अपनी जीडीपी ग्रोथ बढ़ी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी फायदा मिला, फिजिकल डेफिसिट कम हुआ, इन्फ्लेशन कम हुआ, पॉवर्टी डिक्लाइन हुई। लेकिन अगर इसके नेगेटिव पर आते हैं तो एग्रीकल्चर वापस से नेग्लेक्ट करा गया, टैक्स पॉलिसी अच्छी नहीं थी, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। WTO पे आए तो WTO का काम क्या है कि भाई जितना भी ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन करना, कोई भी आपका फोरम है ट्रेड रेगुलेशन को कंट्रोल करना, ट्रेड डिस्प्यूट्स कंट्रीज के बीच में सॉल्व करना, देखना कि हर कंट्री अपनी ट्रेड पॉलिसी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, टेक्निकल असिस्टेंट देना जो कंट्रीज डेवलपिंग स्टेज पर है, और दूसरी एजेंसीज से इंटरनेशनली कॉर्पोरेट करना। फिर अपन ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट एक आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का काम है क्या है कि कुछ जो रूटीन वर्क्स होते हैं वो आप किसी को दे दो, बचा खुद करने का, आप फोकस करो आपके की बिजनेस एरियाज पे। आई होप आपको चैप्टर नंबर 3 एकदम क्लियर है। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।